डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। अभिभावकों से महापौर ने की अपील, 5 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। रुद्रपुर में 41,477 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। यूकेडी ने शुरू की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। बागेश्वर और कपकोट में जीत का रोड मैप तैयार। सुभाष चंद्र सिंह पिलखवाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की सौंपी जिम्मेदारी। भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान का किया आगाज। गदरपुर में नवनिर्मित बस अड्डा शुरू करने की मांग तेज। बस अड्डा बनने के बाद अभी तक संचालन शुरू नहीं होने से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध में कांग्रेस नेताओं ने 1 घंटे का रखा मौन व्रत। सरकार और प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज से देश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। इसी के तहत रविवार को जिला चिकित्सालय में रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर और एक बच्चे को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे 5 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त भारत का संकल्प और मजबूत हो सके। महापौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा पोलियो उन्मूलन में जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि रुद्रपुर शहरी क्षेत्र में 41,477 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 147 बूथ, 108 घर टीमें, 11 ट्रांजिट टीमें और 1 मोबाइल टीम तैनात की गई है। अभियान के दौरान बस अड्डों, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिला चिकित्सालय उधम सिंह नगर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाकर मेरे द्वारा की गई। ये पल्स पोलियो अभियान 2011 में हमने पूरे देश के अंदर इस पे पोलियो पर सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में जिस प्रकार से पोलियो के कुछ केस आए हैं, उसको लेकर भारत ने भी पुनः पोलियो की दवाई देने की अभियान की शुरुआत की है। मैं सभी अपने परिवारवासियों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पल्स पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं, ताकि इस प्रकार से पहले हमारा देश पूरी तरह से पोलियो मुक्त है, भविष्य में भी हम पोलियो मुक्त रहें। और मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, यहाँ के पीएमएस का, यहाँ के सीएमओ साहब का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस अभियान को घर घर तक पहुँचाने का। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बागेश्वर जिले की दोनों महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों बागेश्वर और कपकोट में जीत का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने समाज में सक्रिय और प्रभावशाली युवा चेहरे सुभाष चंद्र सिंह पिलखवाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही यूकेडी के ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान का भी आगाज कर दिया है। बागेश्वर मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए युवा नेता वरुण चंदोला और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने दावा किया कि जिले की जनता का भाजपा और कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और अब लोग क्षेत्रीय विकल्प की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूकेडी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है और इसी वजह से पार्टी के नेता क्षेत्रीय दलों पर हमलावर हैं। नेताओं का कहना है कि बागेश्वर और कपकोट में परिवर्तन की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में कुमाऊं क्षेत्र में यूकेडी मजबूत प्रदर्शन कर राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आड़ू पाड़ू घिंगाड़ू कहते हैं ना, उसको ले आती है, कार्यकर्ता को जोड़ती है विचारधारा से और उसके बाद करती है ऊपर सत्ता का खेल, भांगरेस। भाजपा और कांग्रेस, जो कांग्रेस का मंत्री है वही भाजपा का मंत्री है और उत्तराखंड की जनता हाथ मल रही है, अपने देख रही है इनको कि कब ये हमारी ओर रहमो करम अपने देंगे। तो महेंद्र भट्ट जी का जो घमंड है
वो क्या कहते हैं, जिस भूमि में आते हैं वो क्या कहते हैं, बद्री विशाल की भूमि है ना। तो जय बद्री विशाल हम भी कह रहे हैं, और जय बद्री विशाल इस बार उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। डगर आसान ऊपर वाला बनाता है, हमारा काम है इस पथ पर चलना, हम निरंतर इस पथ पर चलते रहेंगे। हम एक पीड़ा से जनित हमारी ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है ना, जब पहाड़ की जब अनदेखी हो रही थी, उसी मांग को लेकर राज्य की भी मांग करी थी। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बस अड्डा 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शुरू नहीं हो सका। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध तेज हो चुका है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे का मौन व्रत रखकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बस अड्डा पूरी तरह तैयार होने के बावजूद उसका संचालन शुरू नहीं किया जा रहा, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनी सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र बस अड्डे का संचालन शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन छोड़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सरकार के साथ ये मैटर कई बारी टेकअप करा है। मेरी पिछले हफ्ते रादर इसी हफ्ते सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते जवाब देने के लिए कहा, और हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमको ये आंदोलन ना करना पड़े और ये बस अड्डे का संचालन शुरू करवा दें। अब क्योंकि ये लोग इन लोगों ने नहीं करवाया, तो हमने जनता की आवाज़ या जनता का संदेश शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज ये मौन व्रत और इस आंदोलन का आह्वान किया था। आप देख रहे हो किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। तो ये जनता का के अंदर जो रोष व्याप्त है उसको दर्शाता है। राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर करोड़ों लोगों की आस्था के साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, जिसमें जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों पदाधिकारियों के नाम सामने आने के बाद इस्तीफा देना क्या किसी रणनीति का हिस्सा है या नैतिक व्यवहार, जिसको लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, तो उसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की है। ऐसे में उनके निर्णय को गंभीरता से देखना चाहिए। स्वामी कैलाश नंद गिरी ने कहा कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार और संबंधित संस्थाएं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। संभव है कि इस्तीफा सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दिया गया हो। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी अपना काम कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई। जनपद चंपावत ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए शनिवार सुबह तक लगभग 99% प्रगति दर्ज कर ली है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यदि कार्य इसी गति से चलता रहा तो अगले 1 दिन में जनपद में एसआईआर प्रक्रिया 100% पूर्ण कर ली जाएगी। अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में यह महत्वपूर्ण कार्य जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशन एवं सतत पर्यवेक्षण में पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ संपादित किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर अभियान की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसके तहत हमारे जनपद में भी 8 तारीख से जो है
जो इनोवेशन फॉर्म्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य प्रारंभ हो गया था, तो उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया गया है। और पूर्ण करने के बाद अभी हमारा जो डिजिटाइजेशन की प्रोग्रेस है वो 99% हमारा आज पहुंच गया है। और इसमें आज हमने जो यहाँ के जो EROs हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन्हें भी हमने यहाँ टनकपुर एरिया में बतौर ऑब्जर्वर जो विजिट करने के लिए भेजा है, तो वो भी वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। आज हमारा पूरा कार्य चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठक में सैनिकों से जुड़े विकास कार्यों और लंबित समस्याओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि देश की सेवा कर चुके सैनिकों की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करते हुए सड़क, पेयजल पाइपलाइन और अमर जवान स्मारक के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने और छोटी संपर्क सड़कों के प्रस्तावों का शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय बजट में भूतपूर्व सैनिकों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सैनिकों से सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से चैनलिंक फेसिंग योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि किसी के पास जनहित से जुड़े नवाचार या विकास संबंधी सुझाव हैं, तो प्रशासन उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल कराने का प्रयास करेगा। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने 4 प्रमुख समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। इनमें तपनी पाल मोटर मार्ग की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण, बौजगांव की पेयजल पाइपलाइन एवं जल टैंक निर्माण, विविल इंटर कॉलेज में से नरसों तक आपदा प्रभावित सड़क की मरम्मत तथा शिलिंगटाक क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा की व्यवस्था शामिल रही। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनपद चंपावत के जिला चिकित्सालय से एक गर्भवती महिला को आधी रात रेफर किए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि गर्भस्थ शिशु की स्थिति को देखते हुए एहतियातन उच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था। जानकारी के अनुसार प्रसूता गीता बोहरा जिला चिकित्सालय चंपावत में भर्ती थी। परिजनों का आरोप है कि महिला को 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। बीती रात लगभग 11 बजे चिकित्सकों द्वारा उन्हें यह बताते हुए उच्च केंद्र रेफर किया गया कि गर्भस्थ शिशु की स्थिति को देखते हुए तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। इसके बाद परिजन करीब 12 बजे 108 एम्बुलेंस अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिससे महिला को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार वहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत बताया कि मां और गर्भस्थ शिशु दोनों सुरक्षित हैं तथा प्रसव की संभावित तिथि में अभी समय है। चिकित्सकों ने फिलहाल भर्ती की आवश्यकता न बताते हुए 1 हफ्ते बाद पुनः जांच कराने की सलाह देकर महिला को घर भेज दिया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों के बीच जिला अस्पताल की रेफरल व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोगों का कहना है कि यदि मरीजों को बार बार उच्च केंद्रों के लिए रेफर किया जाता है तो इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तथा मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने स्पष्ट किया कि जिला चिकित्सालय में प्रसूता का सिजेरियन ऑपरेशन पूर्व निर्धारित था, लेकिन गर्भस्थ शिशु की स्थिति को देखते हुए एहतियातन बेहतर और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी रेफर किया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम को चिकित्सीय सतर्कता के तहत लिया गया निर्णय बताया। वहीं परिजनों द्वारा उठाए गए सवालों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की सामने आई है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता की अपेक्षाओं और चिकित्सीय निर्णयों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना समय की आवश्यकता माना जा रहा है। ऐसे ठीक नहीं है, यहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं। अन्य जिलों के हिसाब से जिला स्तर में काफ़ी काम हो रहे हैं। अभी पिछले महीने की रिपोर्ट बता दूँ, यहाँ पर 500 ऑपरेशन हुए, 1 महीने के अंदर 500 ऑपरेशन हुए, जो कि मेरे पास पूरा डेटा भी है। हर तरह की इमरजेंसी होती है। हमारे पास 6 ICU बेड है जो कि हमेशा फुल रहते हैं।
और जिस तरह की सुविधाएं हमको देनी चाहिए हम दे पा रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि रेफर सेंटर बना हुआ। हाँ, कोई मजबूरी होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसकी सुविधा हमारे पास नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है करके, तब तो भेजना ही ठीक रहता है। रेफ़र करना भी एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है कि टाइम से पेशेंट को रेफ़र करना, सही जगह पहुंचाना, उसको टाइम से वो ट्रीटमेंट दिलाना। हमने कई केसेस यहाँ हेली से वैसे भी भेजे हैं, कई बार 108 से भेजते रहते हैं, वहाँ पे ACLS भी है, तो रेफ़र को एक सही माना जाए। अननेसेसरी अगर कोई गलत जबरेड़ा विधानसभा के इकबालपुर में सैकड़ों परिवारों के बिजली के कनेक्शन कट जाने से 3 दिन से गर्मी के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन सब के से परेशान से ग्रामीणों ने भारतीय किसान रोड संगठन को अवगत कराया, जिसको लेकर किसान संगठन और इकबालपुर के ग्रामीण रुड़की ऐसी कार्यालय पहुंचे और बिजली की समस्या के समाधान करने की मांग की, जिसका समाधान भारतीय किसान रोड संगठन की बड़ी जद्दोजहद से रात लगभग 10 बजे जाकर हुआ। समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने संगठन का आभार व्यक्त किया। कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चार धाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निर्बाध, सुरक्षित और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने और अराजकता रोकने के उद्देश्य विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि बनाई जाएगी। इसमें संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। उत्तराखंड की पहचान धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अफवाह, विवाद या कानून व्यवस्था से संबंधित घटना का सीधा असर यात्रा व्यवस्था और प्रदेश की छवि पर पड़ता है। हाल ही में कर्णप्रयाग में सिख निहंगों व स्थानीय व्यापारियों के बीच हुई झड़प और उसके बाद नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों के कब्जे की घटनाएं ऐसी ही थी। इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए SOP बनाने की तैयारी है। विपक्ष के आरोपों के पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साफ किया कि निहंग विवाद में सरकार की कार्रवाई चुनाव से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ उत्तराखंड में भी चुनाव है, इसमें कोई बात नहीं है। बंसल ने कहा कि शासन प्रशासन को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और सामाजिक सौहार्द भी नहीं बिगड़ने देना है। सांसद ने कहा कि निहंगों की मांग सिर्फ जेल में बंद 4 साथियों की जमानत की है। जमानत होते ही वे साथ चले जाएंगे। उन्होंने अपील की कि हेमकुंड साहिब और चार धाम यात्रा के दौरान सभी संयम बरतें, एक घटना ने सौहार्द ना बिगड़े। इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता सबको प्रयास करना होगा। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, चार धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। बिहार में भारत तिवारी की निर्मम हत्या और लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड में असमय काल के गाल में समाये मासूम बच्चों की मौत से देश में भारी आक्रोश है। इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार के अग्रसेन घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अखाड़े के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने इस घटना पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। बिहार में हुई भारत तिवारी की हत्या कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है।
हमारी मांग है कि बिहार पुलिस इस मामले में तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे। लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए अधीर कौशिक ने कहा कि चंद पैसों के लालच में कोचिंग सेंटर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों और फायर एनओसी के चल रहे ऐसे संस्थान मौत के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लखनऊ हादसे के दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए। देवभूमि को नमन करता हूँ और माँ गंगा जी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ गंगा जी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी की ये वो हमारे भरत तिवारी की एनकाउंटर में मृत्यु की गई है बिहार में भोजपुरी में, ये वास्तव में बर्दाश्त लायक नहीं है। ये हत्या का मुकदमा दाखिल होना चाहिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। और एक निवेदन और है केंद्र सरकार से कि सम्राट चौधरी जी ने जो अपना बयान दिया है 48 घंटे में माफिया खत्म एनकाउंटर, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है तत्काल इन्हें इस्तीफा लिया जाए क्योंकि ये सरकार चला नहीं पाएंगे। क्योंकि निर्दोष की हत्या होना ये अपना आप में एक दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितनी दावे ठोकते हैं और कितनी अपनी मजबूती के साथ सिंहासन चला सकते हैं। तो हमारा निवेदन है। और कल अग्निकांड नखला, इससे पहले भी अनेकों कांड हो चुके हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।